Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण दिल्ली सल्तनत जो हम लोग प्रारंभ किए हैं, दिल्ली सल्तनत से संबंधित चर्चा। इसमें हम लोग 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच का इतिहास, अर्थात हम अगर ऐसे कहें तो 16वीं शताब्दी के कुछ प्रथम 20 या 30 वर्ष का अध्ययन हमें करना है, क्योंकि इब्राहिम लोदी का जब पतन होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता है, तब तक का इतिहास हमें पढ़ना है। तो इस क्रम में हम लोगों ने चर्चा करते करते अभी हम लोग गयासुद्दीन बलबन तक पहुंच गए हैं और गयासुद्दीन बलबन के कुछ प्रारंभिक कार्यों को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग गयासुद्दीन बलबन की जो कठिनाइयाँ थीं, कठिनाइयाँ जानने के बाद उसके जो बलबन के कार्य थे, बलबन के कार्य, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। हम देखते हैं कि बलबन के सम्मुख विभिन्न कठिनाइयाँ थीं, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य आक्रमण से संबंधित हो। तो लेकिन हम देखते हैं कि बलबन योग्य, दूरदर्शी, व्यवहारिक, कूटनीतिक व्यक्ति था। वो अपनी कठिनाइयों को ठीक प्रकार समझ सका और उसने दृढ़ता से उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। बलबन ने एक निश्चय यह किया कि वह राज्य विस्तार का प्रयत्न उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि जिस राज्य को उसने प्राप्त किया है उसकी सीमाओं की सुरक्षा और उन सीमाओं के अंतर्गत शांति और व्यवस्था को स्थापित करने का प्रबंधन नहीं कर लेता। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन का जो संपूर्ण जीवन आंतरिक व्यवस्था को ही स्थापित करने में बीता। तो उसके एक एक कार्यों की अगर हम चर्चा करें तो प्रथम कार्य बलबन का राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना करना, या बलबन द्वारा सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना करने के क्रम में ही उसने अपने राजस्व सिद्धांत को दिया था। तो हम एक टॉपिक बलबन का राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना। और हम जब बलबन के राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना से अगर संबंधित तथ्य को प्रकाश में लाना चाहते हैं तो यहाँ ये देखते हैं कि सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस समय दरबार में एक बृहद गुटबंदी थी। तुर्की जो गुलाम सरदार थे तुर्कानी चेलगानी के, वे अपने आप को सुल्तानी कहने लगे थे और सुल्तान बनाने की और उन्हें पदच्युत करने, उन्हें राजगद्दी पर बैठाने, उन्हें पदच्युत करने, फिर उनका वध करने का एक सिलसिला शुरू हो गया था इल्तुतमिश के मृत्यु के उपरांत। और हम देखते हैं कि गयासुद्दीन जो बलबन है स्वयं उसी तुर्कानी चेलगानी का एक सरदार था। इसने अपने जब अमीर हाजिब था तब और नायब ममलिकात बना, तो इन क्रम में वह विभिन्न जो तुर्कानी चेलगानी के सरदार थे उनकी हत्या भी करवाया, उनको समाप्त भी किया, अपने जो रास्ते के कांटों को उसने समाप्त किया। और इस तथ्य को उसने समझा कि सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की ज़रूरत है। और इन्हीं संदर्भ में हम बलबन के किंगशिप थियरी यानी राजत्व सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। किंगशिप थियरी तो कभी कभी जो हमारे सिलेबस में भी आगे के कुछ सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं उनके किंगशिप थियरी से संबंधित चर्चा को भी करना है। तो यहीं हम बलबन का किंगशिप थियरी भी देख लेंगे और इससे अगर आ जाए कि बलबन के राजस्व सिद्धांत की चर्चा करें या बलबन के राजस्व सिद्धांत के विशिष्ट पहलुओं को बताएं या बलबन के राजस्व सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको आप इसी चर्चा के बाद लेक्चर को बार बार सुन के हल कर सकते हैं।
बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए हैं। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी ने लिखा है कि यह सुल्तान के सम्मान में वृद्धि करने तथा अन्य सरदारों के संघर्ष से बचने के लिए आवश्यक था, परंतु इसका एक कारण उसकी हीनता की भावना भी थी, जिसके कारण वह अपने विचारों को निरंतर व्यक्त करके अपने सरदारों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वह किसी हत्यारे के छुरे अथवा जहर के प्याले के कारण सुल्तान नहीं बना, बल्कि ईश्वर की इच्छा के कारण बना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह खलीक अहमद निजामी कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जो प्रभाव है कि राजा में देवत्व का की स्थापना कर देना और राजा को देवतुल्य बना देना, ताकि जो जनता है राजा में अपने विश्वास प्रकट कर सके। ये खलीक अहमद निजामी का अपना मत है, लेकिन सुल्तान बलबन स्वयं एक समझदार और योग्य व्यक्ति था और वह समय के जो मांग थी, समय की मांग के अनुरूप उसने यह कार्य किया और राजस्व के सिद्धांत की स्थापना करना उस समय की मांग थी, क्योंकि सुल्तानों की प्रतिष्ठा गिर रही थी और जनमानस जो जन सामान्य है उसमें सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना न हो, और जो सरदार हैं, जो प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं, तो उनमें एक तरह का की स्वच्छंदता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार इत्यादि का जन्म हम देख सकते हैं। तो बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हम देख सकते हैं। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें, मुख्य विशेषताएं, तो इसमें पहला था, प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। दो, उसने अपने सामने उदाहरण रखा कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और दूसरा, सुल्तान पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। और दो लक्ष्य अपने सामने, उसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं भी उभर के आती हैं और दो लक्ष्य उसने अपने सामने रखा, और इसी के प्रतिपादन के अनुसार हम देखते हैं कि उसने अपने आप को, सुल्तान को वह कहा करता था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई है। सुल्तान क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत ए खुदाई है, और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसका विश्वास था कि सुल्तान की विशेष स्थिति और सम्मान ही उसके नागरिकों को उसकी आज्ञा पालन के लिए बाध्य कर सकते हैं। परंतु बलबन का यह भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण का कार्य कर सके, अपने कर्तव्यों के प्रति सर्वदा सजग रहे। और वह आगे कहता है कि अपने इस सिद्धांत को आगे रखते हुए वह यह चाहता रखता था कि अधिकारी जो हैं ईमानदारी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण हो, अर्थात कि जन सामान्य की सुरक्षा और संरक्षा के साथ साथ अगर अधिकारी ईमानदार, न्यायप्रिय और धर्मपरायण हों तो इससे जन सुरक्षा है उसकी अवधारणा को और आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जनता की सेवा भी की जा सकती है। उसका विश्वास था कि जिस प्रकार प्रजा सुल्तान के जीवन को आदर्श मानकर उसका अनुकरण करती है, उसी प्रकार अधिकारियों के व्यवहार से भी प्रभावित होती है। इसी कारण बलबन ने न केवल सुल्तान अपितु सब संपूर्ण शासन के प्रति उसने भय
के साथ सम्मान का भी जो पुट था उसको स्थापित करने में सफल हुआ। और हम देखते हैं कि उसका जो एकदम स्पष्ट विचार था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है, और ईश्वर जो भी वह कार्य करता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुकूल होता है। इसके कारण अधिकारियों को, कर्मचारियों को तो ईश्वर सुल्तान की इच्छा माननी चाहिए, बल्कि जन सामान्य को भी उसका आदर करना चाहिए। और फिर वह एक बात और कहता है कि अधिकारियों के अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, जैसे ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, धर्मपरायण हो। तो इस तरह का अधिकारी फिर जनता का हित भी नहीं कर सकता। तो इस तरह एक उत्तम वह उदाहरण पेश करने का प्रयास किया। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो राजस्व सिद्धांत है, रक्त एवं लौ की नीति पर आधारित था, और वह अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने का एक प्रबल साधन के रूप में भी उसने अपने रक्त एवं लौ की नीति को प्रतिपादित किया। और सुल्तान में ईश्वर की शक्ति का निहित होना भी जनता के समक्ष पेश किया। अपने इन विचारों को बलबन ने व्यवहार में परिणत भी किया। उसके वंशानुगत अधिकार के महत्व को समझकर अपने को विद्वान फिरदौसी की रचना शाहनामा के सूरवीर पात्र, जो अफरासियाब का वंशज बताया। वह स्वयं अपने आप को कहता था कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। और सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुकूल उसने अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर और एकाकी बना लिया। उसने अधिकांशतः एकांत में रहना आराम कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठना बंद कर दिया, और साधारण व्यक्तियों के साथ तो क्या छोटे अमीरों एवं सरदारों से भी मिलना बंद कर दिया। जैसा कि इतिहासकार बर्नी, जो जियाउद्दीन बर्नी है और इब्न बतूता है, इत्यादि के वर्णन से इस तरह की चर्चाएं हम जो तथ्य हैं उसका उद्घाटन कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। दिल्ली के एक धनी व्यापारी ने सुल्तान से मिलने की एवज में अपनी संपूर्ण संपत्ति देने का वादा किया, परंतु फिर भी वह बलबन से मिलने की स्वीकृति न पा सका। उसने न कभी किसी के सामने अस्वाभाविक हर्ष प्रकट किया और न ही कभी अपना दुख। जब उसके सबसे प्रिय और सबसे बड़े प्रिय पुत्र का राज्य के उत्तराधिकारी भी उसको वह मानता था, महमूद की मृत्यु की सूचना दरबार में दी गई, तब वह विचलित हुए बिना राज्यकार्य करता रहा। यद्यपि उसकी और उसके वंश की समस्त आशाएं उस शहजादे की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई थी, और वह अपने लिए अपने निजी कक्ष में फूट फूट कर, जो वह इसके लिए अपने पुत्र के लिए निजी कक्ष में फूट फूट कर रोया करता था। वह दरबार में न हंसता था और न मुस्कुराता था। वह कभी भी पूर्ण वेशभूषा के बिना किसी के सम्मुख नहीं आता था। इस प्रकार बलबन ने अपने व्यवहार को व्यक्ति बलबन के स्थान पर सुल्तान बलबन में ढाल दिया और अपने राजस्व सिद्धांत को प्रभावशाली बनाने के लिए फारस की रहन सहन की परंपराओं को अपनाया। अपने पौत्रों के नाम फारस के सम्राटों की भांति कैकुबाद, कैखुसरो, क्यूमर्स इत्यादि, कैकास इत्यादि रखा। दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जो भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोस सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना की रीतियाँ आरंभ की। ऊंचे और भयावह व्यक्तियों को अंगरक्षक बनाया, जो उसके सिंहासन के दोनों तरफ चमकती हुई नंगी तलवार लेकर खड़े रहते थे, और बड़े बड़े सरदारों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को अपने दरबार में खड़े रहने के आदेश दिए। दरबारियों के लिए शराब पीना निषिद्ध कर दिया गया और उन्हें विशेष वस्त्र धारण करके ही दरबार में आने की आज्ञा दी गई। किसी भी व्यक्ति को दरबार में मुस्कुराने अथवा हंसने की आज्ञा न थी। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत से मनाया जाने लगा। उसके दरबार की शान शौकत को देखकर विदेशी व्यक्ति भी चकित रह जाते थे। 16वीं सदी के एक लेखक फजूनी अस्तरवादी ने बलबन के बारे में लिखा था कि उसका चेहरा लंबा था और उसकी दाढ़ी लंबी थी और वह बहुत ऊंचा मुकुट पहनता था, जिसके कारण दाढ़ी से लेकर उसके मुकुट की ऊंचाई की लंबाई प्राय 1 गज हो जाती थी। जब बलबन महल से बाहर निकलता था तब नंगी तलवार लिए हुए तथा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए भयावह शरीर रक्षक जो थे, अंगरक्षक, उसके साथ चलते थे। शान शौकत और सत्ता की इस प्रदर्शन
का प्रभाव सरदारों एवं जनसाधारण पर पड़ा और सुल्तान की व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त बलबन ने विदेशों से आए हुए विद्वान व्यक्तियों और सम्मानित राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया तथा उनके निवास गृहों के नाम उनके देश अथवा वंश के नाम पर रखे। इससे विदेशों में उसका सम्मान बढ़ा और उसे मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक माना जाने लगा। अपने व्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान शौकत एवं सत्ता के प्रदर्शन से बलबन को सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सहायता मिली और इस प्रकार जो उसका राजस्व सिद्धांत था वह एक नियमबद्ध हो गया, जिसमें बाह्य आडंबर का भी समावेश किया गया और नौरोज इत्यादि जो ईरानी परंपराएं हैं, सिजदा पैबोस इत्यादि को भारत में लागू करते हुए एक नए परंपरा की नींव उसने रखी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसने रक्त एवं लौ की नीति को संपादित करते हुए इस अपने राजस्व सिद्धांत की स्थापना की। और उसके राजस्व सिद्धांत में हम अगर देखें तो विदेशी और देसी दोनों प्रभाव दिखता है, क्योंकि एक तरफ तो वह अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित करता है और ईरान के आदर्शों से प्रभावित है, और दूसरी तरफ वो जनता के सुरक्षा की भी बात करता है और सुल्तान में दैवी शक्ति का भी सुल्तान में दैवी शक्ति का निरूपण करते हुए अपने आप को सुल्तान का ईश्वर का प्रतिनिधि अपने सुल्तान को घोषित करता है और स्वयं अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। तो इस प्रकार उसने एक निरंकुश सुल्तान और ईश्वर में दैवी तत्व का निरूपण करते हुए अपने सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना कर दी। फिर हम अगर अन्य तथ्यों की चर्चा करें तो उसमें तुर्की सरदारों अथवा 40 सरदारों के गुलाम सरदारों के दल को समाप्त किया, सेना का संगठन किया। और सेना का संगठन उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा बिना सेना के संभव न थी और जो आप उसके सीमा थे, इस आंतरिक सेना के संगठन के माध्यम से ही अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकता था। शासन और गुप्तचर विभाग का भी संगठन उसने किया। इसके अतिरिक्त उसने विद्रोहों का दमन और शांति व्यवस्था, बंगाल विजय, मंगोल आक्रमण इत्यादि से संबंधित बहुत सारे कार्य किए, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। और इसमें आप लोग बलबन के राजस्व सिद्धांत से संबंधित तथ्यों को लिख कर लाएंगे और बलबन के राजस्व सिद्धांत के जो तत्व हैं उसको अगर आप बनाना चाहें तो कई हेडिंगों के माध्यम से भी लिख सकते हैं, या एक एकीकृत रूप से बिना हेडिंग डालेंगे भी आप उसको लिख सकते हैं कि बलबन के राजस्व सिद्धांत की चर्चा करें, और या बलबन के राजस्व सिद्धांत पर टिप्पणी लिखे। बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत के स्थापना के क्रम में सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और वह कैसे उच्च और निम्न जातियों में विभेद का ही एक तत्व समाहित कर दिया राजस्व सिद्धांत में, इसकी भी आप विवेचना कर सकते हैं। और इसमें निरंतरता और परिवर्तन के तत्व को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वह जो भारत में हिंदू परंपरा से यह अलग नहीं हो पाया, क्योंकि ईश्वरीय गुण हम देखते हैं कि सम्राट अशोक भी अपने आप को देवानाम और इत्यादि उपाधि ग्रहण करता था और अपने में दैवी शक्ति को स्थापित करने का प्रयास करता था। फिर समुद्रगुप्त तो, और फिर इसी क्रम में हम आगे बलबन की भी चर्चा कर सकते हैं। और फिर यह विदेशी तत्वों से भी प्रभावित था। ईरानी परंपरा के आधार पर इसने विभिन्न सारे परंपराओं को राज दरबार में जन्म दिया था। तो और वह जिले अल्लाह या नियामत खुदाई इत्यादि उपाधि भी ग्रहण करके अपने आप को भारतीय तत्वों से जोड़ता है। तो वहीं सजदा पैबोस इत्यादि को अपनाकर अपने आप को विदेशी तत्वों से जोड़ता है। तो इन सभी तत्वों की चर्चा करते हुए आप प्रश्न का उत्तर देंगे और लिखकर हमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक या ट्विटर जहाँ भी आप
सुविधाजनक हो वहाँ हमें भेजेंगे। ज़्यादातर फेसबुक और व्हाट्सअप इत्यादि पे ही भेजें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसी के साथ चर्चा को समाप्त किया जाता है। और आप प्रश्न जरूर लिखेंगे कि बलबन के राजस्व सिद्धांत की चर्चा करें, और बलबन के कार्य में एक कार्य महत्वपूर्ण है, और अन्य कार्यों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।